Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss significance or we can say benefits of organizing. In the previous lecture, we have discussed about the principles of organizing and in today's lecture, we are going to discuss significance or benefits of organizing. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. देखो क्या कहते हैं, अ गुड एंड अ बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द मैनेजर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. Managers, through the medium of organization, make a proper distribution of the whole work among different people according to their ability. देखो ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली होता क्या है कि आप टोटल वर्क को डिवाइड करते हो अमंग योर एम्प्लॉयज या फिर अमंग योर वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, है ना. तो जब वो ऐसा काम करेंगे, उन्होंने वर्क को डिवाइड किया तो उनके रिलेशंस अच्छे स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिसोर्सेज यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटर वे में. तो कहीं ना कहीं होगा क्या, जो प्री डिटरमाइंड आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन्हें अचीव करना स्टार्ट हो जाएंगे. तो अल्टीमेट होगा क्या, मैनेजर्स जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, देखो क्या कहते हैं, अ गुड एंड अ बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द मैनेजर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. Managers, through the medium of organization, make a proper distribution of the whole work among different people according to their ability. तो ultimately होगा क्या, relations among different people come to be established, available resources start getting used efficiently, and thus predetermined objectives can be easily achieved. Clear है? चलो next point क्या है, proper utilization of रिसोर्सेज. अब देखो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, चाहे वो आपका मटेरियल रिसोर्स है, हर तरह के रिसोर्स को प्रॉपरली यूज करना पॉसिबल हो जाता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कर लेते हैं. तो चलो क्या कहते हैं, देखो थ्रू द मीडियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ available resources, that is whether it is a human or material resources, becomes possible. अगर आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आप अपने रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, वेदर इट इज अ मटेरियल रिसोर्स, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को बेटर वे में ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, आगे क्या कहते हैं, वर्क इज अलॉटेड टू एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी and conditions are created to enable him to utilize his ability to the maximum extent. जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, आप इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनकी क्या एबिलिटी है, सामने वाले पर्सन की, क्या वो कैपेबल है भी या नहीं है, और साथ के साथ उन्हें कंडीशंस भी क्रिएट करके दी जाती हैं कि उन्हें अपने एबिलिटी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूटिलाइजेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय पोजेसेस द नॉलेज ऑफ मॉडर्न मशीनरी. देखो कोई आपका एम्प्लॉय है, उसे बहुत अच्छी नॉलेज है मॉडर्न मशीनरी के बारे में, ठीक है, बट द मॉडर्न मशीनरी इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन मॉडर्न मशीनरी अवेलेबल ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में. देन इन दैट केस एफर्ट्स आर मेड टू मेक अवेलेबल द मॉडर्न मशीनरी. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहेगा कि वो मॉडर्न मशीनरी को ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल करवा सके, तो ताकि उस एम्प्लॉय की जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी एफिशिएंसी है उसके अंदर, उस चीज को हम यूटिलाइज कर पाए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज साउंड कम्युनिकेशन पॉसिबल. देखो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आप टाइमली बेसिस पर डिसीजंस ले पाओ, है ना. अब आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज क्लैरिफाई है कि मतलब कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट, कौन किससे कैसे बात करेगा, ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन कहाँ तक रीच करेगी, कितने टाइम फ्रेम में रीच करेगी, तो हर चीज अच्छे से हो रही है, तो कम्युनिकेशन भी अच्छे से पॉसिबल हो पा रहा है. इससे होगा क्या, ऑफिसर्स तक टाइमली बेसिस पर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और ऑफिसर्स क्या करेंगे, टाइमली बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. However, the establishment of a good communication system is possible only through an organization. Clear? अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चाहते, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी जो कंपनी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से फॉलो हो रखा है. ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड सो दैट all the useful information reaches the officers concerned, which in turn helps the decision making. Clear? Next one is facilitates control. देखो facilitates coordination.
अब कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेसफुली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल। देखो हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना वो डिवाइड है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, है ना। तो आप जब तक आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो यही बोला गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव किया जाए, अटेन किया जाए, देन कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है आपकी वेरियस एक्टिविटीज के बीच में। ठीक है, क्या कहते हैं आगे? ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली मीडियम विच मेक्स कोऑर्डिनेशन पॉसिबल। अंडर ऑर्गेनाइजेशन द डिवीजन ऑफ वर्क इज मेड in such a manner as to make all the activities complementary to each other, increasing their interdependence. ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने वर्क को इस तरह से डिवाइड करते हैं अमंग योर एम्प्लॉयज कि जो भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी एक्टिविटीज कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया था, कैसे किया था इसमें देखो, सपोज हम बोलते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट को एक टारगेट मिला है कि उन्हें सेल्स को इंक्रीज करना है, कोई फिगर्स दे दी कि आपको 10,000 40,000 से इंक्रीज करना है। अब अकेला सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा जब तक उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करके देगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी डायरेक्टली इंडिविजुअलिटी के साथ नहीं प्रोडक्शन कर पाएगा जब तक उसे परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं देगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो हमने क्या देखो वर्क को इस तरह से डिवाइड करें, जितने भी काम हो रहे हैं ना वो सब एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होती जा रही है। अब जब इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, है ना, आप एक दूसरे पर डिपेंड है। अब रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं तो एज अ रिजल्ट होगा कि आपके अंदर कोऑर्डिनेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको पता है कि सामने वाली पार्टी के बिना आप हाफ हैं, आप अधूरे हैं, ठीक है ना, तो आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? क्या कहते हैं देखो, इंटरडिपेंडेंस गिव्स राइज टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन। देखो ये पॉइंट बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशलाइजेशन कैसे होती है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर टास्क को डिवाइड करते हैं अमंग द वेरियस पार्ट्स, है ना, और हर पार्ट असाइन करते हैं आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो उसे रिपीटेडली कर रहा है। जब वो बार बार एक ही चीज करेगा परफॉर्म, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा उस फील्ड में। ठीक है, इससे होता क्या है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसे तो बेनिफिट मिल जाएगा स्पेशलाइजेशन का, और जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है मिनिमम टाइम रेट पे। क्लियर? चलो क्या कहते हैं देखो, अंडर ऑर्गेनाइजेशन द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस और डिफरेंट पार्ट्स। Competent persons are appointed to handle all the sub works, and by handling a particular work repeatedly, they become specialists. This enables them to have maximum work performance in the minimum time, while the organization gets the benefit of specialization. Clear है यहाँ तक? चलो next one is helpful in expansion. देखो हेल्पफुल इन एक्सपेंशन में क्या कहते हैं कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी को हेल्प करता है कि वो कंपटीशन फेस करे। अब जब वो कंपटीशन फेस कर रहा है, इट मींस वो क्या करेगा, मतलब एक चीज बताओ, जब कोई कंपनी गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है नॉर्मल रेट्स पे, ठीक है, अफोर्डेबल रेट्स हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ऑफकोर्स ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और लो रेट पे मिल रही है। ठीक है, तो जब आपके पास कंपनी के पास मोर एंड मोर डिमांड आएगी, तो आप उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करोगे, है ना। देखो जहां पहले आप 10 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, 10 तो बहुत कम होगा, चलो आप सपोज मान के चलो कि आप 100 प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हो, है ना, तो अब आप क्या करोगे, 200 प्रोडक्ट्स लेके आओगे, तभी तो आप उनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड्स आई हैं उसे फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द एंटरप्राइज इन फेसिंग कॉम्पिटिशन। When an enterprise starts making available good quality products at cheaper rates, it increases the demands for its products. In order to meet the increasing demands for its products, an organization has to expand its business. तो organization को करना पड़ेगा, अपने business को expand करना पड़ेगा। Clear? चलिए next point is check on corrupt practices. देखो होता क्या है, जब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी ना आपकी कंपनी ने, तो आपके जो भी एम्प्लॉयज होंगे आप उन्हें एक काम देते हो, मतलब कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रेम्यूनरेशन दी जाती है जितना वो काम करते हैं।
ठीक है। एज ए रिजल्ट होता क्या है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड रहते हैं अपने वर्क से भी एज वेल एज अपनी रेम्यूनरेशन से भी। तो इस टाइप जब वो खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, अच्छा काम करेंगे, डिलीजेंसी के साथ काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। अब जब वो ऑनेस्टी कर रहे हैं क्योंकि वो फुली सेटिस्फाइड है, तो करप्शन का तो कोई भी सवाल ही नहीं होता, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं होता करप्शन का। देखो करप्शन तब होती है जब आपको लगे कि मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दूं, है ना। तो जब आप हर चीज से सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो आप कभी भी स्कोप नहीं छोड़ते हैं करप्शन का। क्लियर। चलो क्या कहते हैं, इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड दे गेट देयर रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। अपनी उनको सैलरी मिलती है उनके काम के अकॉर्डिंग, और उन्हें काम असाइन किया जाता है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एज वेल एज रेम्यूनरेशन। क्लियर। इन सच अ सिचुएशन दे वर्क हार्ड एंड विद ऑनेस्टी, leaving no scope for corruption to breed. Next one is decreases employees turnover. क्या कहते हैं, देखो अगर एक आपकी कंपनी में, हमने देखो प्रीवियस में पढ़ा ना कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज फुली सेटिस्फाइड है विद देयर वर्क एज वेल एज विद देयर रेम्यूनरेशन। तो जब आपके एम्प्लॉइज फुली सेटिस्फाइड हैं, तो वो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की सोचेंगे बात? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि वो आपकी कंपनी के साथ फुली सेटिस्फाइड है, और जब वो छोड़ के नहीं जाएंगे तो एम्प्लॉइज टर्नओवर रेट आपका डाउन जाएगा, ठीक है ना। देखो एम्प्लॉइज टर्नओवर क्या होता है, जब आपकी कंपनी के वर्कर्स एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे तो सेटिस्फाइड है, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉइज टर्नओवर रेट है वो आपका डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो, इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज गेट जॉब सेटिस्फेक्शन, therefore they never think of leaving it. Thus there is a decrease in the employees turnover and the organization is saved of the trouble of recruiting new employees and giving them training which results in economy. देखो जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज आपको छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो एक प्रॉब्लम थी कि आपको न्यू पर्सन्स को हायर करना है, वो भी खत्म हो गई है। अब जब ये चीज़ खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं आपको क्या पड़ रहा है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं देने की रिक्वायरमेंट बार बार, क्योंकि देखो जब आप वर्कर्स नए लेके आते हो ना, तो हो सकता है वो हैबिचुअल ना हो आपके काम से, उनको ना आता हो, तो एट दैट पॉइंट आपको उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, ठीक है। जब ट्रेनिंग देंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो ये आपको इकोनॉमिक पड़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज बेटर ह्यूमन रिलेशंस। क्या कहते हैं, देखो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ फुल्ली सेटिस्फाइड पीपल एंड इन सच ए सिचुएशन देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ एनी क्वेरल। देखो यहाँ पर सब सेटिस्फाइड है अपने अपने काम से, ठीक है, तो बहुत रेयर ही पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे कि क्वेरल हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। हेंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिलेशंस। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल में क्या कहते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देखो वो मानी जाती है जहां पर राइट मैन होता है और राइट जॉब पर होता है, ठीक है। दिस गिव्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। देखो क्या बोलते हैं, जब आप एक राइट पर्सन को राइट जॉब पर असाइन करते हो, प्लेस करते हो, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना कि क्या एबिलिटी आपके एम्प्लॉयज की, क्या उनके अंदर एफिशिएंसी है। देन अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो वर्क परफॉर्मेंस है वो आपकी कम हो रही है या अच्छी नहीं हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे सो दैट उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो फिर से इम्प्रूव्ड हो सके, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज फॉर योर एम्प्लॉयज एंड डेवलपमेंट इज फॉर योर मैनेजर्स। क्लियर। चलिए क्या कहते हैं, देखो इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन वी हैव द राइट मैन एट द राइट जॉब. This gives the complete information about the ability and the capacity of the employees. If it is felt that there is some deficiency in the work of a particular employee, arrangement for giving him training is made. Clear? ये तो बात हुई ट्रेनिंग की। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। The word development is used for managers. Managers are provided with information for facing future problems along with the special development facilities in a particular work. मैनेजर्स को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं सो दैट वो फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सके अलॉन्ग विद द स्पेशल डेवलपमेंट फैसिलिटीज। उन्हें कुछ डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज।
देखो क्या कहते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर कंपैरेटिवली मेंटली सेटिस्फाइड। देखो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उनमें आपके एम्प्लॉयज अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं मेंटली, मतलब पीस ऑफ माइंड होता है उनका। जब मेंटली सेटिस्फाइड होता है ना कोई पर्सन, तो उसके अंदर न्यू न्यू थॉट्स आते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स भी अच्छे वाले थॉट्स हैं, मतलब क्रिएटिव यूनिक थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय एफर्ट करता है कि वो न्यू टेक्निक्स को फाइंड आउट करे इन हिज वर्क परफॉर्मेंस, जो कि लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, आई थिंक ये यस लास्ट है, फैसिलिटेट्स प्रमोशन। देखो क्या कहते हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी नोज वेल हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको पता होगा ना कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या रैंकिंग है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ही ऑल्सो नोज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अबव हिज ऑन रैंक। और अपने से ऊंचा जो रैंक होगा, हायर रैंक होगा, आपको वहां उस पर्टिकुलर रैंक की क्वालिफिकेशंस भी पता होंगी कि क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हेन अ हायर पोस्ट फॉल्स वेकेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज प्रमोशन बिकम्स अपेरेंट। तो जैसे ही हायर पोस्ट खाली होगी, तो आप देखो ऐसा होता है, सक्सेशन होती रहती है ना। तो प्रमोशंस ऐसी होती हैं, आप हायर पोस्ट पे जाएंगे, तो जैसे ही वो आपकी हायर पोस्ट वेकेंट होगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप वहां पर प्रमोट हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके कुछ सिग्निफिकेंस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, सेकंड वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड वन इज sound communication possible, fourth facilitates control, fifth one is increase in specialization, then helpful in expansion, check on corrupt practices, decrease in employees turnover rate, better human relations, training and development of personnel, and second last is development of new ideas, and the last one is facilitates promotion. ठीक है? I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.